सोचिए, अगर कल से दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशंस ही बदल जाए या फिर पूरी तरह खत्म हो जाए, तो दुनिया कैसी दिखेगी? क्या पश्चिमी देशों का दबदबा टूटेगा? क्या ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ देश मिलकर एक नई ताकत बन पाएंगे? यही सवाल आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है और इसी पर उठ चुकी है अब तक की सबसे बड़ी बहस। ब्रिक्स देशों और ग्लोबल साउथ की नाराजगी अब चरम पर है। उनका कहना है कि यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं पर पश्चिमी देशों का इतना ज्यादा कंट्रोल है कि बाकी देशों की आवाज दब जाती है। सिक्योरिटी काउंसिल की वेटो पावर सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन के पास है। नतीजा यह कि अरबों लोगों के मुद्दे भी इन चंद देशों की मर्जी पर टल जाते हैं। ब्रिक्स का सीधा कहना है कि अब यह पुराना सिस्टम बदलना ही होगा। सोचिए, रूस और चीन पर बार बार ह्यूमन राइट्स के नाम पर निशाना साधा जाता है, लेकिन जब वही उल्लंघन पश्चिमी देशों में होता है तो ज्यादा चर्चा तक नहीं होती। यूरोप ने यूक्रेन से आए शरणार्थियों के लिए दरवाजे खोल दिए, लेकिन सीरिया, अफगानिस्तान और अफ्रीका से आए शरणार्थियों को वही यूरोप ठुकरा देता है। यही डबल स्टैंडर्ड सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या यूएन वाकई सबके लिए है या सिर्फ कुछ देशों के लिए? कुछ दिन पहले की एक हाई प्रोफाइल मीटिंग में दुनिया ने साफ साफ देख लिया कि अब ब्रिक्स देश चुप बैठने वाले नहीं हैं। जिन मुद्दों पर पहले सिर्फ फुसफुसाहट होती थी, अब वही खुलकर सामने रखे जा रहे हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC की बैठक में भारत ने सीधे सीधे स्विट्जरलैंड को घेर लिया और उसे अपने ही घर में मौजूद नस्ल भेद, रेसिज्म और विदेशियों के खिलाफ नफरत, जीनोफोबिया पर आईना दिखाया। भारत का यह तीखा जवाब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उस बड़े असंतोष का प्रतीक था जो ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ देशों में लंबे समय से पनप रहा है। यह घटना बताती है कि अब दौर बदल चुका है। पहले जहां पश्चिमी देश ह्यूमन राइट्स के नाम पर विकासशील देशों पर उंगली उठाते थे, वहीं अब वही देश सवालों के घेरे में हैं। भारत ने जिस आत्मविश्वास और प्रखरता के साथ स्विट्जरलैंड को जवाब दिया, उसने यह संदेश दुनिया भर को दे दिया कि ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ अब किसी भी तरह की पश्चिमी देशों की दादागिरी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। यह सिर्फ कूटनीतिक तकरार नहीं, बल्कि उस गहरे पावर शिफ्ट की झलक है जो आने वाले समय में ग्लोबल गवर्नेंस की तस्वीर बदल सकता है। ब्रिक्स देशों की इस आक्रामक आवाज का मतलब है कि यूएन जैसी संस्थाओं में जो अब तक पश्चिम का एक चित्र राज रहा है, वह अब खुलकर चुनौती दी जा रही है। भारत बनाम स्विट्जरलैंड की यह बहस केवल एक डिप्लोमेटिक स्पार्क नहीं थी, बल्कि उस आग का हिस्सा है जो अब यूनाइटेड नेशंस जैसे ढांचों को जलाकर नए, ज्यादा न्यायपूर्ण और संतुलित सिस्टम की मांग कर रही है। यह साफ है, दुनिया के नक्शे पर एक नया नैरेटिव लिखा जा रहा है और इस बार कहानी लिखने वाला ग्लोबल साउथ होगा, न कि पश्चिम। आर्थिक फैसलों की तरफ नजर डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। दुनिया जानती है कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं का नेतृत्व हमेशा अमेरिका और यूरोप के पास ही रहा है। नीतियां वही बनाते हैं, फैसले वही लेते हैं और असर झेलना पड़ता है बाकी पूरी दुनिया को। ब्रिक्स देश कहते हैं कि अब हालात बदल चुके हैं। चीन आज $14 ट्रिलियन से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत तेजी से दुनिया की सबसे तेज उभरती ताकत बन रहा है। ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे देश भी क्षेत्रीय दिग्गज बनकर खड़े हो गए हैं। लेकिन इनकी इतनी बड़ी भूमिका के बावजूद IMF और वर्ल्ड बैंक में उनका वोटिंग पावर बेहद कम है। यानी जिन देशों के दम पर आज ग्लोबल इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, वही देशों को फैसलों में पिछली पंक्ति में खड़ा कर दिया गया है। ब्रिक्स देशों का आरोप है कि पश्चिमी शक्तियां मदद या लोन के नाम पर विकासशील देशों पर सख्त शर्तें थोपती हैं। एड देने के साथ ही ऐसी नीतियां लागू करवाई जाती हैं जिनमें सख्त कर्ज चुकाने और सरकारी खर्च घटाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। नतीजा ये निकलता है कि गरीब और मध्यम वर्गीय देशों की हेल्थ और एजुकेशन जैसी बुनियादी जरूरतें पीछे छूट जाती हैं। अस्पताल और स्कूल बंद होते हैं, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए टैक्स और महंगाई बढ़ा दी जाती है। ऐसे में सवाल उठता है, ये मदद है या एक नया जाल जिसमें फंसकर देश और ज्यादा कमजोर होते जाते हैं?
कोविड महामारी ने दुनिया के ग्लोबल सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। जब वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा था, तब अमीर देशों ने वैक्सीन का स्टॉक अपने गोदामों में भर लिया। अमेरिका और यूरोप अपने नागरिकों को तीसरी और चौथी डोज तक देने लगे, लेकिन उसी समय एशिया और अफ्रीका के करोड़ों लोग पहली डोज के लिए महीनों लाइन में खड़े रहे। यह सिर्फ हेल्थ केयर का मामला नहीं था, बल्कि इसने साफ दिखा दिया कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ग्लोबल इक्वालिटी को नहीं, बल्कि ग्लोबल डिवाइड को और गहराती जा रही है। ट्रेड का असमानता वाला पहलू भी साफ दिखा। सप्लाई चेन्स टूटने के कारण गरीब देश जरूरी दवाइयों, टेक्नोलॉजी और फूड आयात करने में पिछड़ गए, जबकि बड़े देश अपने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाकर पहले अपनी जनता को सुरक्षित कर रहे थे। यहां तक कि ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स भी अमीर देशों के फेवर में काम करते रहे, क्योंकि उनके पास बार्गेनिंग पावर थी और छोटे देशों को उनके नियम मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। इन्हीं सब कारणों से हाल ही के ब्रिक्स समिट में यह आवाज गूंजी कि अब या तो यूनाइटेड नेशंस जैसे पुराने संस्थानों में बड़ा सुधार करना होगा, या फिर ग्लोबल साउथ देशों को मिलकर एक नया ढांचा खड़ा करना पड़ेगा। प्रस्ताव भी आए, जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत, ब्राजील और अफ्रीका को स्थायी सदस्यता देना, ताकि फैसले सिर्फ 5 देशों की मर्जी पर न टिके, बल्कि दुनिया की असली तस्वीर झलके। कुछ विशेषज्ञ तो यहां तक कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि एक वर्ल्ड पार्लियामेंट बनाई जाए, यानी ऐसा संस्थान जहां पूरी दुनिया की असली आवाज सुनी जाए। इसमें हर देश की सीट और वोटिंग पावर उसकी आबादी, अर्थव्यवस्था और ताकत के हिसाब से तय हो। आज की व्यवस्था में कुछ गिने चुने देश ही सारे बड़े फैसले करते हैं, जबकि बाकी देशों को सिर्फ मानने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन वर्ल्ड पार्लियामेंट का मतलब होगा कि लोकतंत्र सिर्फ देशों के अंदर तक सीमित ना रहे, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी लागू हो। यही असली लोकतंत्र होगा, जहां अफ्रीका का किसान, एशिया का मजदूर और लैटिन अमेरिका का नागरिक भी अप्रत्यक्ष रूप से उन फैसलों में शामिल होगा जो उनकी जिंदगी बदलते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया तो दुनिया फिर से उसी ग्लोबल डिवाइड की तरफ फिसल जाएगी, जैसा हमने महामारी के दौरान देखा। और अगली बार यह डिवाइड सिर्फ हेल्थ केयर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि और खतरनाक रूप ले सकता है। क्लाइमेट चेंज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब अमीर देश अपने उद्योगों से ज्यादा कार्बन छोड़ते हैं, लेकिन नुकसान झेलते हैं छोटे और गरीब देश, जिनके पास बचाव के लिए टेक्नोलॉजी या पैसा ही नहीं है। अगर एक ग्लोबल लोकतांत्रिक मंच होगा तो पॉलिसी बनाते समय हर देश को बराबरी से सुना जाएगा और बोझ भी बराबर बंटेगा। इसी तरह फूड शॉर्टेज की समस्या भी दिखाती है कि अभी व्यवस्था कितनी असंतुलित है। जब यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं और तेल की सप्लाई रुकी, तो अमीर देशों ने वैकल्पिक सोर्स तुरंत खोज लिए, लेकिन अफ्रीका और एशिया के गरीब देशों में खाने की कीमतें आसमान छू गईं। अगर वर्ल्ड पार्लियामेंट जैसी व्यवस्था होगी तो खाद्य सुरक्षा को लेकर फैसले सामूहिक होंगे, किसी एक ब्लॉक की मर्जी पर नहीं। और सबसे खतरनाक संभावना है ग्लोबल ट्रेड वॉर की। आज की दुनिया पूरी तरह इंटरकनेक्टेड है। हर देश की अर्थव्यवस्था इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टिकी है। अगर कुछ बड़े देश अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके ट्रेड पर प्रतिबंध लगाने लगें, तो सबसे पहले नुकसान कमजोर देशों को होगा। अब असली सवाल यही है, क्या पश्चिमी देश अपनी ताकत इतनी आसानी से छोड़ देंगे? क्या अमेरिका और यूरोप यह मान लेंगे कि अब ग्लोबल लीडरशिप में उन्हें हिस्सेदारी बांटनी होगी? या फिर दुनिया एक नए टकराव की ओर बढ़ रही है, जहां पुराना और नया सिस्टम आमने सामने होंगे? अगर यूनाइटेड नेशंस की जगह कोई नया ढांचा सामने आता है, तो पूरी ग्लोबल पावर बैलेंस हिल जाएगी और आने वाले दशकों में दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की दिशा ही बदल जाएगी। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ देशों की नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की है। अगर आपको यह एनालिसिस वैल्यूएबल लगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। आपका एक छोटा सा जेस्चर हमें और ज्यादा रिसर्च लाने और ऐसे हिडन ट्रूथ्स आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप कभी भी इन बड़े बदलावों से पीछे न छूटें।